हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने प्रतिरक्षा के बारे में बात की थी। प्रतिरक्षा की परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में। दो प्रकार की होती है प्रतिरक्षा। दो प्रकार कौन कौन से थे? एक तो थी स्वाभाविक प्रतिरक्षा और दूसरी थी उपार्जित प्रतिरक्षा। आज की क्लास में हम बात करेंगे एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में। दो वर्ड यहाँ पर है, एक तो है एंटीजन और दूसरा कौन सा है? एंटीबॉडी। देखो, एंटीजन जो है उसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिजन और एंटीबॉडी को कहा जाता है प्रतिरक्षी। एंटीजन को सामान्यतः हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एजी, और जो एंटीबॉडी होती है उसको क्या लिखते हैं? एबी। एंटीजन और एंटीबॉडी, सिंपली इनका अगर हम अर्थ समझे, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन वो सारे पदार्थ होते हैं जो बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, उनको क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। बाहर से प्रवेश करने वाले इन एंटीजन के खिलाफ हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा या प्रतिरक्षा तंत्र की जो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा बनाए गए विशेष प्रकार के जो ग्लाइकोप्रोटीन के अणु होते हैं जो कि उस एंटीजन को नष्ट करने का कार्य करते हैं, उनको क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। मतलब ये एंटीजन अगर प्रवेश कर रहा है शरीर में तो उसके खिलाफ हमारा शरीर क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा, और वो एंटीबॉडी सामान्यतः उस एंटीजन को नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले तो ये अर्थ समझ में आना चाहिए कि एंटीजन प्रतिजन बाहर से आने वाला पदार्थ होता है, जबकि जो एंटीबॉडी होती है हमारे शरीर के अंदर बनती है। कृत्रिम रूप से हम बाहर से भी एंटीबॉडी शरीर में प्रवेश करवा सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर के अंदर उनका क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये दोनों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले अगर हम लेकर चले किसको? एंटीजन को। मैंने बताया कि एंटीजन जो है वो सामान्यतः क्या करता है? रोग उत्पन्न करता है। हमारे शरीर में क्या उत्पन्न करेगा? रोग उत्पन्न करेगा। तो एंटीजन जो है कोई भी बाहरी रोगाणु या पदार्थ, एंटीजन क्या होंगे? एंटीजन एजी, और क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं प्रतिजन। ये सामान्यतः क्या होते हैं? बाहरी पदार्थ। बाहरी पदार्थ। अब बाहरी पदार्थ में ऐसा नहीं है कि बाहरी पदार्थ, क्योंकि बाहर से तो हम भोजन भी लेते हैं लेकिन उससे तो हमको रोग उत्पन्न नहीं होता है। तो बाहरी पदार्थ से यहाँ पर क्या मतलब है कि कोई भी जीवाणु हो सकता है, कोई विषाणु हो सकता है, या इनके द्वारा उत्पन्न किए हुए कोई विषैले पदार्थ हो सकते हैं। विषैले पदार्थ हो सकते हैं, विषाणु, जीवाणु, कवक हो सकता है, ठीक है। प्रोटोजोआ हो सकता है, कवक, प्रोटोजोआ, ये सारे क्या है? ये सूक्ष्म जीवों की क्लासेस होती हैं। प्रोटोजोआ हो सकता है। ये सारे पदार्थ विशेष प्रकार के जो है अणु हो सकते हैं, या जीव सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, या इनके द्वारा उत्पन्न किए गए विषैले पदार्थ हो सकते हैं, और जिनका अणु भार कितना होना चाहिए? 6000 डाल्टन। कितना? 6000 डाल्टन या इससे अधिक। 6000 डाल्टन या इससे अधिक अगर उनका क्या है? अणु भार है, तभी हम उसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? एंटीजन की कैटेगरी में रखेंगे। ये यहाँ पर ये क्राइटेरिया है इसका, एंटीजन का। जनरली 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि एंटीजन का सामान्यतः अणुभार कितना होना चाहिए या कितना होता है? 6000 डाल्टन या इससे अधिक। अगर 6000 डाल्टन से कम अणुभार है तो वो कोई भी अणु किसकी तरह व्यवहार नहीं कर पाएगा? एंटीजन की तरह व्यवहार नहीं कर पाएगा। मतलब वो अंदर जाकर हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय नहीं कर पाएगा। तो एंटीजन कौन से पदार्थ होते हैं? कोई भी बाहरी पदार्थ, जैसे जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, या इनसे उत्पन्न होने वाले विषैले पदार्थ जो हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे शरीर के जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको सक्रिय करते हैं, साथ ही हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, और जिनका अणु भार 6000 डाल्टन या इससे अधिक होता है, सामान्यतः उनको क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। ओके, तो एंटीजन जो है उनमें, अब इनका जो एंटीजन है, एंटीजन का जो रासायनिक संगठन है, ये तो हमने बात की कि ये पदार्थ हो सकते हैं। दूसरा बात करें कि जो एंटीजन है उनका रासायनिक संगठन, मतलब रासायनिक रूप से किस प्रकार के हो सकते हैं। रासायनिक संगठन रासायनिक रूप से किस किस प्रकार के हो सकते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं,
कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन हो सकते हैं, प्रोटीन भी जो है किसकी तरह, एंटीजन की तरह व्यवहार कर सकता है। इसके अलावा लिपिड हो सकता है, वसा या लिपिड हो सकता है, और न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट भोजन में होता है, प्रोटीन भोजन में होता है, लिपिड भोजन में होता है, तो ऐसा नहीं है कि भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड किसकी तरह व्यवहार करेंगे, एंटीजन की तरह व्यवहार करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन कई बार कई केस में ऐसा होता है कि ये एंटीजन की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे सामान्यतः ये जो मैंने यहाँ पर बात की कि ये भारी जो पदार्थ है, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, इनके अंदर भी ये पदार्थ उपस्थित होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होते हैं। लेकिन हमारे शरीर में पाए जाने वाले ये जो जैव अणु हैं और इनके अंदर पाए जाने वाले जैव अणु, इनकी संरचना में कुछ डिफरेंस होता है, कुछ अंतर होता है, जिसके कारण जब इनके ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या न्यूक्लिक अम्ल हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, एंटीजन की तरह व्यवहार करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक और है, जैसे मनुष्य से मनुष्य में जब रक्त समूह, हम आगे आने वाले टॉपिक में इनके बारे में बात करेंगे, जो रक्त समूह जो होता है ए बी और ओ, 4 प्रकार का रक्त समूह होता है। तो वो 4 प्रकार के रक्त समूह में क्या होता है कि जो ओ होता है वो केवल किससे रक्त ले सकता है, ओ से ही ले सकता है, ए से भी नहीं ले सकता, बी से भी नहीं ले सकता और ए बी से भी नहीं ले सकता, क्योंकि वहां पर किसकी बात आती है, एंटीजन की बात आती है। किसकी बात आती है, एंटीजन की। तो वहां पर ए बी और ओ 4 प्रकार का जो रक्त समूह होता है, उनकी जो आरबीसी होती है, उनकी सतह पर विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है। और उस एंटीजन का जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट प्रकृति होती है। तो वहां पर हम इसको समझेंगे कि किस तरीके से रक्त समूह में आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे जो कण होते हैं कार्बोहाइड्रेट के बने हुए, वो भी किसकी तरह व्यवहार करते हैं, एंटीजन की तरह व्यवहार करते हैं। ओके, तो वहां पर ये सारे जो है क्या है, इसका रासायनिक संगठन होता है, किनका, एंटीजन का रासायनिक संगठन होता है। ओके, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे शरीर में जो कुछ कोशिकाएं हैं वो भी खुद एंटीजन की तरह व्यवहार करने लग जाती हैं, और उनमें से मुख्य रूप से क्या होता है, एक तो विषाणु संक्रमित कोशिकाएं, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं जो होती हैं, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं ये किसकी तरह व्यवहार कर सकती हैं, एंटीजन की तरह व्यवहार कर सकती है। इसके अलावा जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं, कैंसर कोशिकाएं, ये भी हमारे शरीर के अंदर किसकी तरह व्यवहार करेंगी, एंटीजन की तरह व्यवहार करेंगी, क्योंकि विषाणु संक्रमित और कैंसर कोशिकाएं कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों का क्या करती है, उत्पादन करती हैं, जो कि हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको क्या करता है, सक्रिय करता है, ताकि वो एंटीबॉडी उत्पन्न कर सके और इनको क्या कर सके, नष्ट कर सके। तो ये भी किसकी तरह व्यवहार कर सकती हैं, एंटीजन की तरह व्यवहार कर सकती हैं। ओके, अब कोई भी जो एंटीजन, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि कोई भी एंटीजन जब हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है तो सबसे पहले उसके बीच में कौन आता है, स्वाभाविक प्रतिरक्षा। कौन आएगा, स्वाभाविक प्रतिरक्षा। स्वाभाविक प्रतिरक्षा के अंदर हमने अवरोध पढ़े थे, भौतिक अवरोध, रासायनिक अवरोध, कोशिकीय अवरोध और सूजन वगैरह ये था। उसके बारे में बात की थी कि अगर एंटीजन जो है शरीर में प्रवेश कर रहा है तो सबसे पहले उसके बीच में कौन आता है, स्वाभाविक प्रतिरक्षा आती है, वो उस एंटीजन को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। अगर वो असफल रही तो फिर कार्य स्टार्ट होता है किसका, उपार्जित प्रतिरक्षा का। किसका स्टार्ट होता है, उपार्जित प्रतिरक्षा का कार्य स्टार्ट होता है। उपार्जित प्रतिरक्षा क्या करती है, देखो उपार्जित प्रतिरक्षा में मैंने बताया था कि उपार्जित प्रतिरक्षा जैसे ही शुरू होती है तो वहां पर मुख्य रूप से 2 प्रकार की कोशिकाएं कार्य करती है। उपार्जित प्रतिरक्षा में कौन कौन सी कोशिकाएं होती है, एक तो बी लिम्फोसाइट होती है और एक कौन सी होती है, टी लिम्फोसाइट। उपार्जित प्रतिरक्षा में कौन कौन सी, बी लिम्फोसाइट, एक तो बी लिम्फोसाइट बताया था, और दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट। ये WBC के प्रकार होते हैं, लिम्फोसाइट। अब स्वाभाविक प्रतिरक्षा को पार करने के बाद में, या स्वाभाविक प्रतिरक्षा का जो अवरोध था वो असफल होने के बाद में, एंटीजन जैसे ही अंदर प्रवेश करता है तो फिर किसका सक्रिय होता है, उपार्जित प्रतिरक्षा सक्रिय हो जाती है। और उनमें उपार्जित प्रतिरक्षा सक्रिय
में कौन कौन सी, एक तो बी लिम्फोसाइट सक्रिय होती है और दूसरी कौन सी होती है, टी लिम्फोसाइट सक्रिय होती है। बी लिम्फोसाइट, जैसे ही बी लिम्फोसाइट को उद्दीपन मिलता है किसका, एंटीजन का, कि एंटीजन शरीर में प्रवेश कर गया है, तो ये जो बी लिम्फोसाइट होती है उन किसका उत्पादन करती हैं, एंटीबॉडी का। किसका उत्पादन करेंगी, ये एंटीबॉडी का उत्पादन करती हैं। और जो टी लिम्फोसाइट होती हैं वो विशेष प्रकार की, ये डायरेक्टली किसके साथ में जुड़ जाती है, एंटीजन के साथ में जुड़ जाती है। देखो दोनों में अंतर है। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की जो क्रिया विधि है एंटीजन को नष्ट करने की, वो दोनों अलग अलग है, थोड़ा अलग है। बी लिम्फोसाइट खुद एंटीजन के साथ में नहीं जुड़ती है, ये क्या उत्पन्न करती है, एंटीबॉडी उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है, एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी किसके साथ में जाकर जुड़ता है, एंटीजन के साथ में जुड़कर उसको क्या करता है, नष्ट करता है। जबकि जो टी लिम्फोसाइट होती हैं वो सीधे ही किसके साथ में जुड़ जाती है, एंटीजन के साथ में जुड़ जाती हैं, और जुड़ने के बाद में कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों का क्या करती है, श्रावण करती हैं, जिससे कि आसपास की जो भक्षण कोशिकाएं होती हैं, फैगोसाइटिक कोशिकाएं होती है, वो वहां पर आकर ये जो एक कॉम्प्लेक्स बना है टी लिम्फोसाइट और एंटीजन का, उसको घेर कर उसको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो ये एंटीजन के बारे में हो गया। ओके, अब ये जो है एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया होती है, आपस में इनमें रिएक्शन होती है। उसके बाद में हम बात करें कि जैसे एक जीवाणु या विषाणु पूरा का पूरा प्रवेश कर जाता है शरीर के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के अंदर, किसमें, एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया। एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया क्या होती है, जिसमें एक एंटीजन जो है वो किसके साथ में जुड़ता है, एंटीबॉडी, या एंटीबॉडी किसके साथ में जुड़ जाती है, एंटीजन के साथ में। क्यों जुड़ जाती है, ताकि वो उसको क्या कर सके, नष्ट कर सके। तो इसको क्या बोलते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया। अब एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया में क्या होता है कि जैसे ये तो क्या हो गई, एंटीजन हो गया, और इसके साथ में कौन जुड़ गया, ये एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, ठीक है, ये क्या है, एंटीबॉडी। ये यहाँ पर ये दो भाग है, ये पॉइंट है, दो पॉइंट। अब मैंने बताया कि पूरा का पूरा विषाणु अगर या जीवाणु शरीर में प्रवेश कर रहा है तो पूरा जीवाणु जो है किसके साथ में नहीं जुड़ता है, एंटीबॉडी के साथ में नहीं जुड़ता है। एंटीजन का केवल कुछ भाग होता है जो किसके संपर्क में आता है, किसके संपर्क में आएगा, एंटीबॉडी के संपर्क में आता है। और जो भाग एंटीजन का, वह भाग जो एंटीबॉडी के साथ में जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, एपिटोप। क्या कहते हैं उसे, एपिटोप। तो यहां से हम कौन सी परिभाषा के बारे में बात करेंगे, एपिटोप। एपिटोप, एपिटोप या इसका एक और नाम होता है एंटीजनी निर्धारक। क्या बोलते हैं इसको, एंटीजनी निर्धारक। क्या होता है ये, एंटीजन का वह भाग, ये क्या है, एंटीजन, एंटीजन का वह भाग जो किसके साथ में जुड़ता है, एंटीबॉडी के साथ में जुड़ता है, उसे क्या कहते हैं, एपिटोप कहते हैं। क्या कहेंगे उसे, एपिटोप कहेंगे। तो ये क्या हो गया, एपिटोप हो गया। ओके, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से, एपिटोप किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो इससे मिलता जुलता एक शब्द एंटीबॉडी में भी आएगा, इसलिए इसके साथ में कंफ्यूज ना हो। एपिटोप किसका भाग होता है, एंटीजन का भाग होता है, या एंटीजनी निर्धारक किसका भाग होता है, एंटीजन का भाग होता है। और कौन सा भाग होता है, वो भाग जो एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के दौरान किसके साथ में जुड़ता है, एंटीबॉडी के साथ में जुड़ता है, उसे क्या कहते हैं, एपिटोप या एंटीजन निर्धारक कहते हैं। ओके, अब एक जो एंटीजन है उसके अंदर एक से ज्यादा भी क्या हो सकते हैं, एपिटोप हो सकते हैं। एक से ज्यादा भी क्या हो सकते हैं, एपिटोप हो सकते हैं। जैसे इस वाले एंटीजन में ये एंटीबॉडी के कितने भाग जुड़ रहे हैं, दो भाग जुड़ रहे हैं। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, एक और एंटीबॉडी यहां पर आकर जुड़ जाए तो यहां पर ये जो है 4 हो गए। तो इस तरीके से एक एंटीजन में एक से ज्यादा भी क्या हो सकते हैं, एपिटोप या एंटीजन निर्धारक हो सकते हैं। और इसी को एंटीजन की क्या कही जाती है, संयोजकता कही जाती है, कि वो एक समय में अपने साथ में कितने एंटीबॉडी अणुओं को जोड़ सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। एंटीजन की क्या कहलाएगी, उसे संयोजकता कहेंगे। ओके,
अब जो विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है, देखो विशिष्ट प्रतिरक्षा या कौन सी हमने बात की थी, कौन सी उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है उसकी एक क्रियाविधि होती है जिसके बारे में हम आगे अभी बात करेंगे। तो ये तो किसके बारे में हो गया, एंटीजन के बारे में। एंटीजन क्या होता है, कितना उसका अणुभार होना चाहिए, एपिटॉप क्या होता है, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया में क्या होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, एंटीबॉडी के बारे में। किसके बारे में बात करें, एंटीबॉडी के बारे में बात करते हैं। एंटीबॉडी अणु, मैंने बताया कि जैसे ही शरीर के अंदर क्या प्रवेश करते हैं, एंटीजन प्रवेश करते हैं। क्या प्रवेश करते हैं, एंटीजन। अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, एंटीबॉडी। AB। ओके, देखो जैसे ही हमारे शरीर में किसका प्रवेश हुआ, एंटीजन का प्रवेश हुआ। ये एंटीजन सबसे पहले इनके बीच में कौन सी प्रतिरक्षा आएगी, स्वाभाविक प्रतिरक्षा। कौन सी प्रतिरक्षा, स्वाभाविक, जिसके बहुत सारे अवरोध हमने पढ़ा था, उसको ये क्रॉस कर गया। क्रॉस करने के बाद में ये पहुंच गया कहाँ पर, रुधिर के अंदर पहुंच गया। रुधिर में या किसके अंदर पहुंच जाता है, ये लिम्फ के अंदर पहुंच जाता है। और वहां पर पहुंचने के बाद में ये किसको सक्रिय करता है, बी लिम्फोसाइट को। किसको सक्रिय करेगा, बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट मैंने बताया था डब्ल्यूबीसी का प्रकार होता है। डब्ल्यूबीसी में दो प्रकार बताए थे, एक तो कणिका रहित और एक कणिका युक्त। कणिका रहित में फिर एक तो कौन सी होती है, लिम्फोसाइट होती है, और एक क्या होती है, मोनोसाइट होती है। लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो एंटीजन जो है रुधिर में पहुंचकर किसको सक्रिय करता है, किसका सक्रियण करता है, बी लिम्फोसाइट का। एक तरीके से सक्रियण करना क्या होता है कि ये उद्दीपन देता है। क्या देता है, उद्दीपन देता है। ये उद्दीपन मिलते ही जो बी लिम्फोसाइट है वो सक्रिय होकर दो प्रकार की कोशिकाओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। कितने प्रकार की कोशिकाएं, दो प्रकार की कोशिकाएं। उनमें से एक कोशिका होती है प्लाज्मा कोशिका। एक कोशिका कौन सी होती है, प्लाज्मा कोशिका होती है, और दूसरी होती है मेमोरी कोशिका, स्मृति कोशिका। स्मृति कोशिका, ठीक है। ये दो प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। कौन, बी लिम्फोसाइट। कब होती है, जब एंटीजन का उद्दीपन इसको क्या होता है, प्राप्त होता है। अब देखो यहां पर ये जो प्लाज्मा कोशिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं, ये किनका श्रावण करती हैं, एंटीबॉडी का। किनका श्रावण करेंगी, ये एंटीबॉडी का श्रावण करती हैं। जबकि नीचे जो मैंने लिखा है कौन सा, स्मृति कोशिकाएं जो होती हैं उनका मुख्य कार्य होता है कि ये जो भी घटनाक्रम चल रहा है उसको क्या रखना, याद रखना। ये जितना भी घटनाक्रम चल रहा है क्या याद रखती हैं ये, कि शरीर में कौन से प्रकार का एंटीजन प्रवेश किया था, उसके खिलाफ जो बी लिम्फोसाइट थी या जो प्लाज्मा कोशिका है उसने कौन से प्रकार की एंटीबॉडी बनाई है। इस सब को सेव रखने का कार्य, एक जगह स्टोर करने का कार्य किसका होता है, स्मृति कोशिका का होता है। इससे क्या फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है कि भविष्य में अगर उसी प्रकार का एंटीजन या उसी प्रकार के जीवाणु विषाणु से हमको संक्रमण होता है तो तुरंत ही बी लिम्फोसाइट बिना समय निकाले या बिना समय गवाए उस एंटीजन के खिलाफ अति शीघ्रता से किनका निर्माण करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है, और तुरंत ही उस एंटीजन को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। और ये प्रोसेस क्यों संभव हो पाया, स्मृति कोशिकाओं की वजह से, क्योंकि स्मृति कोशिकाओं ने जो पहले भूतकाल के अंदर जो एंटीजन शरीर में प्रवेश किया था उसकी जो भी क्रियाविधि हुई थी उसको याद रखा, और उसकी वजह से आने वाले भविष्य में अगर कोई एंटीजन, उसी प्रकार का एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है तो तुरंत बी लिम्फोसाइट या प्लाज्मा कोशिकाएं उसी प्रकार की एंटीबॉडी बना के तुरंत उस एंटीजन को क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती है। वैक्सीनेशन जो टीकाकरण होता है उसका यही कंसेप्ट होता है। टीके के अंदर क्या देते हैं हम, एंटीजन देते हैं।
जो टीका होता है उसमें क्या दिया जाता है, एंटीजन दिया जाता है। और एंटीजन इसलिए दिया जाता है ताकि वो एंटीजन हमारे शरीर में जाए, रोग उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन वो एंटीजन जाके किसको सक्रिय करता है, बी लिम्फोसाइट को, और बी लिम्फोसाइट उसके खिलाफ क्या बनाती है, एंटीबॉडी बना लेती है। ठीक है, वो एंटीबॉडी बन गई, वो एंटीबॉडी पर्टिकुलरली जो है कुछ ज्यादा काम नहीं आएंगी, लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया हुई टीकाकरण के द्वारा, कौन सा एंटीजन आया, कौन से प्रकार की एंटीबॉडी बनी, उनको सबको जो है किसने याद रखा, स्मृति कोशिका ने। इन फ्यूचर जैसे पोलियो की हमने वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन जो आती है, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी, वो पिलाई जाती है, तो उसमें एंटीजन होते हैं, पोलियो वायरस होते हैं, तो वो कौन सी एंटीबॉडी बनेगी वो सब याद रखा जाता है। तो जैसे ही अगर एक्चुअल में सही प्रकार का पोलियो वायरस अगर शरीर में प्रवेश करता है, तो क्योंकि वो तो रोग उत्पन्न करेगा, जबकि जो वैक्सीन होती है उनके अंदर हम जो एंटीजन प्रवेश कराते हैं उसको इस तरीके से मॉडिफाई करके और वैक्सीन तैयार की जाती है कि वो शरीर में अगर जाए तो रोग उत्पन्न ना करे, केवल वो कितना काम करे कि हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको सक्रिय कर दे, और सक्रिय करके वो लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी के निर्माण को क्या कर दे, प्रेरित कर दे। इतना ही काम के लिए ऐसा ही तैयार किया जाता है। लेकिन अगर ओरिजिनल टाइप का जो है वायरस प्रवेश करता है तो वो तो रोग उत्पन्न करेगा, लेकिन हमारी जो बी लिम्फोसाइट है या जो स्मृति कोशिकाएं हैं उनकी सहायता से पता है कि अगर इस प्रकार का एंटीजन आएगा तो तुरंत उसके खिलाफ कौन से प्रकार की एंटीबॉडी बनानी है, तुरंत बनाई जाएंगी और तुरंत उस एंटीजन को या वायरस को क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। तो ये एंटीबॉडी का श्रावण कौन करता है, बी लिम्फोसाइट की कौन सी कोशिका है, बी लिम्फोसाइट बाद में किस में परिवर्तित हो जाती है, प्लाज्मा कोशिका में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और सामान्यतः जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी जो होती है उसको क्या बोला जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या बोलते हैं इसको, इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन, और शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं, आईजी, आई कैपिटल आई और उसके साथ में स्मॉल जी, आईजी, इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनो किससे संबंधित है, प्रतिरक्षा से संबंधित है, और जो ग्लोबुलिन है वो क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन होती है। तो एंटीबॉडी जो होती है कौन सी प्रोटीन होती है, गामा ग्लोबुलिन। कौन सी प्रोटीन होती है, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। हायर क्लासेज में जाके आप पढ़ोगे कि ये अल्फा, गामा, बीटा, अल्फा, बीटा और गामा प्रकार की जो है ग्लोबुलिन प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं। तो उनमें से जो एंटीबॉडी होती है उनका प्रकृति कौन सी होती है, गामा ग्लोबुलिन, और इसी गामा ग्लोबुलिन को क्या बोला जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन, और इसको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, आईजी। क्या लिखते हैं इसको, आई जी लिखते हैं, कैपिटल आई और स्मॉल जी इसको लिखा जाता है। सामान्यतः जो ये एंटीबॉडी जो होती है वो हमारे शरीर के अंदर जो तरल पदार्थ होते हैं, जैसे रुधिर हो गया, रुधिर के अलावा लिम्फ होता है, लिम्फ के अलावा हमारे शरीर में से स्रावित होने वाले पदार्थ जैसे आंसू हो गए, दुग्ध हो गया, इनके अंदर ये सामान्यतः एंटीबॉडी क्या होती है, उपस्थित होती है, ताकि आसानी से ये ट्रैवल करते हुए एंटीजन के पास में पहुंच जाए और उसको क्या कर सके, नष्ट कर सके। तो और अब यहाँ पर आता है कि हमने अभी बात की कि एंटीजन के अंदर क्या पाया जाता है, एपिटॉप पाया जाता है। इसी तरीके से जो एंटीबॉडी होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, पैराटॉप। क्या होता है उसमें, पैराटॉप होता है। पैराटॉप क्या होता है, सिंपल है, एंटीबॉडी का वह भाग जो किसके साथ में जुड़ता है, किसके साथ में जुड़ेगा, एंटीजन के साथ में जुड़ेगा, उसे क्या कहते हैं, पैराटॉप कहते हैं। एपिटॉप एंटीजन का भाग होता है और पैराटॉप किसका भाग होता है, एंटीबॉडी का भाग होता है। सामान्यतः एपिटॉप और पैराटॉप आपस में जुड़ते हैं कब, एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के दौरान। अब हम बात करते हैं एंटीबॉडी की संरचना के बारे में। एंटीबॉडी की जो संरचना होती है उसकी जो शेप होता है, ठीक है, उसकी जो आकृति होती है वो सामान्यतः कैसी होती है, अंग्रेजी का जो कैपिटल वाई होता है, अंग्रेजी के कैपिटल वाई के जैसे, ठीक है, ये मैंने कैपिटल वाई बनाया और इसके सिमिलर पैरेलल जो है इसकी मेन स्ट्रक्चर जो है आउटलाइन वो बनाई हुई है। तो इसकी जो संरचना है वो कैसी होती है, अंग्रेजी का जो कैपिटल वाई होता है उसकी जैसी संरचना होती है। और सामान्यतः
ये जो एंटीबॉडी होती है वो कितने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की बनी होती है? 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की, 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की बनी होती है। अभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं क्या होती हैं? कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की बनी होती है? 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की बनी होती है। देखो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं क्या होती है? आप लोगों ने प्रोटीन के बारे में सुना होगा। प्रोटीन, ये जो प्रोटीन होते हैं वो सामान्यतः किनके बने होते हैं? पेप्टाइड्स के बने होते हैं या अमीनो अम्ल के। किसके बने होते हैं? अमीनो अम्ल। बहुत सारे जो है अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर, जैसे ये आपस में एक से एक बंध से जुड़ जाते हैं और एक लंबी किसका निर्माण करते हैं? श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इस तरीके से लंबी श्रृंखला बनाते हैं। तो ये जो अमीनो अम्ल जो होते हैं, अमीनो अम्ल जो होते हैं, उनकी ये जो लंबी श्रृंखला होती है जो किससे जुड़ी रहती है? पेप्टाइड बॉन्ड की सहायता से जुड़ी रहती है। एक लंबी जो श्रृंखला बनाते हैं उस श्रृंखला को क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड। कौन सी श्रृंखला कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो एंटीबॉडी है वो किनकी बनी होती है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की बनी होती है। और ऐसी कितनी श्रृंखलाएं इसमें पाई जाती हैं? 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। इन 4 में से, ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, इन 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में से 2 कैसी होती हैं? भारी और बड़ी होती है। 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कैसी होती हैं? 4 में से 2 जो है वो कैसी होती है? भारी होती हैं और बड़ी होती हैं। भारी और बड़ी होती है इसलिए इनको क्या बोलते हैं? H से रिप्रेजेंट करते हैं। H फॉर हैवी, H से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो भारी और बड़ी जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, इनके अंदर कुल जो अमीनो अम्ल होते हैं, कौन कौन सी है? ये देखो, ये जो ब्लैक कलर के अंदर ये वाली जो बनाई हुई है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, ये कौन सी है? भारी है। और इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? किससे दर्शा रहे हैं? कैपिटल H से। और इसके अंदर जो अमीनो अम्ल पाए जाते हैं वो कुल कितने अमीनो अम्ल होते हैं? 440 अमीनो अम्ल। कितने अमीनो अम्ल की बनी होती है? 440। मीन्स यहां से लेकर यहां तक ये वाली जो श्रृंखला है, ये एक श्रृंखला कितने की बनी होती है? 440। और ये भी कितने की बनी होती है? 440 अमीनो अम्ल। तो ज्यादा अमीनो अम्ल है तो इसका जो भार है वो भी क्या होता है? ज्यादा होता है। इसलिए इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से इन 4 में से 2 तो क्या हो गई? भारी और बड़ी हो गई। और जो 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है वो कैसी होती हैं? हल्की और छोटी होती हैं। 2 कैसी होती हैं? हल्की और छोटी होती हैं। हल्की व छोटी। और इनको जनरली जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? L से, कैपिटल L से, H और L। इसके अंदर जो अमीनो अम्ल पाए जाते हैं वो कितने होते हैं? 220 अमीनो अम्ल की बनी होती है। ये वाली जो श्रृंखलाएं होती है कितने अमीनो अम्ल की बनी होती है? 220 अमीनो अम्ल की बनी होती है। तो यहाँ पर हम देखें कि ये जो रेड कलर से ये बनाई हुई है श्रृंखला, ये कौन सी है? हल्की वाली है। एक ये हो गई और ये क्या हो गई? दूसरी हो गई। ये कितने अमीनो अम्ल इसके अंदर पाए जाते हैं? 220 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि जो एंटीबॉडी है वो कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की? 4 में से 2 कैसी होती है? भारी और बड़ी, जिसको हम H से लिखते हैं। भारी क्यों है? क्योंकि उसके अंदर कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 440 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं एक में। जबकि जो हल्की है उसके अंदर केवल कितने पाए जाते हैं? 220 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि ये जो है डाइमर के फॉर्म में पाई जाती है। देखो इस साइड में देखो, उस साइड को छोड़ दो, ये साइड, यहां पर एक भारी और एक हल्की, दोनों जुड़कर एक क्या बना रही है? एक साथ जुड़ी हुई है। और ये दोनों किसके साथ में जुड़ी, किससे जुड़ी हुई है? ये एकलक का निर्माण करती है। ये दोनों जो है यहाँ पर कौन सा बंध है? ये डाइसल्फाइड बंध की सहायता से जुड़ी रहती है। और ये H और L, ये क्या हो गया? एक एकलक का निर्माण करती है, मिलकर एक HL द्विलक का निर्माण करती है। इसको क्या बोलते हैं? द्विलक, डाइमर। क्या कहेंगे इसको? डाइमर। तो ऐसे कितने डाइमर इसके अंदर पाए जाते हैं? 2 डाइमर पाए जाते हैं। एक साइड में तो ये वाला हो गया और दूसरे साइड में ये वाला हो गया। तो सामान्यतः जो एंटीबॉडी है उसको किस तरीके से दर्शाया जाता है? H2L2। मतलब इसके अंदर 2 तो क्या होती है? भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है और 2 क्या होती हैं? हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। ओके, अब यहां पर देखो
ये जो इनको हम आप लेबल भी कर सकते हो अगर चाहो तो। सबसे पहले हम हल्की और भारी को लेबल कर देते हैं। ये वाली जो है ये कंप्लीट, ये कौन सी है, हल्की भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। और ये दूसरी वाली जो रेड कलर से जिसको बनाया हुआ है ये कौन सी है, हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। इसको हम किससे लिखते हैं, एच से, और इसको किससे लिखते हैं, कैपिटल एल से। तो एक साइड में ये दोनों जो है यहाँ पर, अब देखो ये जो भारी और हल्की है ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर देखो ये कौन सा बंध है, एस और एस लिखा हुआ है। इस बंध को बोला जाता है डाइसल्फाइड बंध। कौन सा बोला जाता है, डाइसल्फाइड बंध। क्या बोलते हैं इसको, डाइसल्फाइड बंध कहते हैं इसको। इसी तरीके का जो बंध है उधर वाले डाइमर में भी उपस्थित है। इन दोनों के बीच में, भारी और हल्की के बीच में यहां पर भी कौन सा बंध पाया जाता है, डाइसल्फाइड बंध पाया जाता है। अब एक द्विलक तो ये वाला हो गया, ये अर्धांश हो गए इसके। यहां से हम अगर बीच में से एक लाइन खींचे तो एक अर्धांश ये हो गया, एक अर्धांश ये हो गया। प्रत्येक अर्धांश एक द्विलक का बना होता है जिसमें एक भारी श्रृंखला होती है और एक हल्की श्रृंखला होती है। अब ये जो दोनों अर्धांश होते हैं वो भी आपस में कौन से बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, दो डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये भी क्या होते हैं यहाँ पर, ये भी क्या है, डाइसल्फाइड बंध। कितने बंध हैं, दो डाइसल्फाइड बंध है और ये दोनों अर्धांशों को एक साथ क्या रखती है, जोड़े हुए रखती है। ओके, तो यहां पर ये संरचना, और ये जो है ये सिरा COOH या इसको बोलते हैं सी सिरा। एक जो है, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला आप लोग जो है 11th 12th क्लास में जाके पढ़ोगे कि जब भी हम कोई एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसका एक सिरा हमेशा मुक्त अवस्था में रहता है। तो एक जो सिरा होता है वो एक तो कौन सा रहता है, N सिरा, जिस पर NH2 समूह पाया जाता है, और एक जो है जिस पर कौन सा C सिरा होता है, जिस पर कौन सा समूह पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक समूह। और इस साइड में कौन सा समूह होता है, NH2 समूह होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये COOH और इधर क्या लिखा हुआ है, NH2। तो इसको तो क्या बोलेंगे, C सिरा, और ये दोनों ही जो है इनके क्या हो जाएंगे, N सिरा, नाइट्रोजन सिरा, क्योंकि इस साइड में कौन सा समूह है, NH2। इसी तरीके से इसका भी क्या हो गया, COOH, C सिरा हो जाएगा। अमीनो अम्ल की हमने बात कर ली कि अमीनो अम्ल जो है वो कितने कितने होते हैं, भारी के अंदर 440 होते हैं और हल्के के अंदर कितने होते हैं, 220 अमीनो अम्ल होते हैं। अब देखो जो हल्की और भारी दोनों जो होती हैं उनका जो N सिरे वाला प्रथम भाग होता है जो कि कितने अमीनो अम्ल का बना होता है, ये टोटल इसमें कितने 220, 110 अमीनो अम्ल इधर होंगे यहां से लेके और यहां तक, और 110 अमीनो अम्ल इसके अंदर होते हैं। इसी तरीके से ये जो भारी श्रृंखला है उसके अंदर भी कितने कितने अमीनो अम्ल होंगे। ये वाला जो है प्रथम भाग जो मैंने इस तरीके से डॉट डॉट बनाया हुआ है, इसके अंदर कितने अमीनो अम्ल, 110 अमीनो अम्ल होंगे, और इस वाले में भी कितने होंगे, 110। इसी तरीके से आगे ये दो भाग और बच रहे हैं तो इनमें भी कितने होंगे, 110 अमीनो अम्ल, और इस वाले में भी कितने होंगे, 110 अमीनो अम्ल होंगे। ये इसलिए बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखो कि जो चाहे हल्की हो या भारी श्रृंखला हो, इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। इनमें से जो इनके N सिरा वाला जो भाग होता है जो कितने अमीनो अम्ल का बना होता है, 110 अमीनो अम्ल का बना होता है। ये सामान्यतः कैसा होता है, वेरिएबल होता है। कैसा होता है, ये वेरिएबल होता है। मतलब जो एंटीबॉडी है उसकी संरचना को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो स्थिर और दूसरा अस्थिर। अस्थिर वाला जो भाग होता है वो कौन सा होता है, ये स्टार्टिंग वाला दोनों श्रृंखलाओं का, चाहे वो हल्की हो या भारी हो, दोनों श्रृंखलाओं का N सिरे वाला सिरा जिसमें कितने अमीनो अम्ल होते हैं, 110, और इसमें भी कितने 110। ये कौन सा भाग होता है, अस्थिर भाग होता है। कौन सा भाग होता है, अस्थिर भाग होता है। और बाकी जो इनके नीचे वाला भाग बच गए, जैसे ये हल्की चेन का, ये कौन सा हो गया, स्थिर भाग। इसी तरीके से जो भारी श्रृंखला है उसके 330 अमीनो अम्ल से बना हुआ ये वाला जो भाग होता है यहां से लेके और यहां तक, ये कौन सा हो गया, इसका स्थिर भाग हो गया। जनरली जो
लाइट चेन होती है और हैवी चेन होती है, इनको वेरिएबल V से दर्शाते हैं। ये जो है इसको क्या बोलेंगे, VL, ठीक है। किसका, वेरिएबल, वेरिएबल मतलब अस्थिर भाग, कौन सी श्रृंखला का, L फॉर लाइट, हल्की श्रृंखला का अस्थिर भाग। इसी तरीके से ये कौन सी श्रृंखला थी, भारी श्रृंखला थी, ये VH हो जाता है, ठीक है। ये जो है 110 अमीनो अम्ल का ये कौन सा हो गया, VH, अस्थिर भाग किसका, भारी श्रृंखला का। ये वाला जो है स्थिर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कांस्टेंट। तो इसको जो है जनरली रिप्रेजेंट करते हैं CL, क्या बोलेंगे इसको, CL, लाइट चेन का कौन सा भाग, कांस्टेंट भाग। इसी तरीके से यहां पर देखो, ये तो हो गया कौन सा, वेरिएबल हो गया हैवी चेन का। यहां पर जो भारी श्रृंखला है उसके जो स्थिर भाग है उनको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग, ये वाला जो फर्स्ट है इसको बोलते हैं जनरली, ये कौन सी, कांस्टेंट, C4 कांस्टेंट स्थिर, और ये कौन सा हो जाएगा, H1, ये कौन सा हो गया, H1। इसी तरीके से ये CH2, और ये कौन सा हो गया, CH3। मीन्स जो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है एंटीबॉडी में, उसके अंदर कितने स्थिर भाग पाए जाते हैं, कांस्टेंट रीजन होते हैं 3। इसमें कितना है, 1। ये कितने अमीनो अम्ल का बना होता है, 110 अमीनो अम्ल का बना होता है। जबकि भारी के अंदर जो स्थिर भाग होता है वो कितने अमीनो अम्ल का बना होता है, 330। एक कितने का, 110, और बाकी जो है 3 हो गए तो कितना हो गया, 330। वेरिएबल जो भाग होता है दोनों का ही, वो 110 अमीनो अम्ल से बना होता है। ये वेरिएबल क्यों होता है, अस्थिर क्यों होता है, क्योंकि इस भाग से आकर कौन जुड़ता है, एंटीजन। कौन जुड़ता है, एंटीजन। तो यहां पर ये जो बनाया हुआ है यहां पर स्ट्रक्चर, ये सामान्यतः किसको रिप्रेजेंट करती है, एंटीजन प्रतिजन या एंटीजन क्रिया स्थल होता है। ये एंटीजन क्रिया स्थल होता है। यहां पर आकर कौन जुड़ता है, एंटीजन जुड़ता है। और इसी भाग को जो है एंटीबॉडी का ये वाला जो भाग होता है, जो किसके साथ में क्रिया करता है, एंटीजन के साथ में क्रिया करता है, इसको क्या कहते हैं, पैराटॉप। क्या कहते हैं इसको, पैराटॉप कहते हैं। ओके, क्या कहेंगे इसको, पैराटॉप कहेंगे। तो ये संरचना हो गई किसकी, एंटीबॉडी की संरचना हो गई, जिसमें कितने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, 4 होती हैं। 2 भारी होती है, 2 हल्की होती है। भारी के अंदर कितने अमीनो अम्ल होते हैं, 440 होते हैं। हल्की में कितने होते हैं, 220 होते हैं। हल्की और भारी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती है और क्या बनाती है, एक द्विलक बनाती है। ऐसे कितने द्विलक एंटीबॉडी में पाए जाते हैं, 2 द्विलक पाए जाते हैं। दोनों द्विलक आपस में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। एंटीबॉडी को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो अस्थिर भाग होता है इसका, और एक क्या होता है, स्थिर भाग होता है। अस्थिर भाग जो है एंटीजन के साथ में जुड़ता है, अर्थात अस्थिर भाग में ही क्या उपस्थित होता है, पैराटॉप उपस्थित होता है। तो ये हो गए किसके बारे में, एंटीजन के बारे में, एंटीबॉडी के बारे में। एक और इसके अंदर कि यहां पर ये वाला जो क्षेत्र है भारी चेन में, देख रहे हो कि ये यहां से इस तरीके से आ रही है और यहां से थोड़ी सी बेंड हो रही है, मुड़ रही है। तो ये जो बेंड है यहां पर एंटीबॉडी के अंदर, ये दोनों जो बेंड है ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। ये एंटीजन की संरचना के अनुसार इनमें क्या हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। ये सीधे और या फिर ज्यादा और मुड़ सकते हैं। तो ये जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, हिंज क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हिंज क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र की वजह से ये जो भारी श्रृंखला होती है ये क्या हो सकती है, फ्लेक्सिबल हो सकती है, एंटीजन की संरचना के अनुसार उससे जुड़ने के लिए हो सकती है। इसके अलावा जो स्थिर भाग मैंने बताया, ये वाला जो भाग है स्थिर भाग, इसको और एक नाम से और जाना जाता है, अस्थिर भाग, सॉरी वेरिएबल रीजन, इसको एक भाग से और जाना जाता है, या ये ऊपर वाला जो डायमर होता है ये कंप्लीट, इसको बोलते हैं FAB। क्या बोलते हैं इसको, FAB, क्योंकि ये किस फ्रैक्शन ऑफ एंटीबॉडी। और ये जो नीचे वाला जो भाग होता है ये कंप्लीट भाग, इसको बोलते हैं FC। इसको क्या बोलेंगे, FC रीजन इसको जनरली कहा जाता है। तो ये किसके बारे में हो गया, एंटीबॉडी की संरचना के बारे में। फिर बात करते हैं हम एंटीबॉडी के प्रकार के बारे में।
एंटीबॉडी जो है प्रकार, सामान्यतः जो एंटीबॉडी का प्रकार होता है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? इनमें पाई जाने वाली भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के द्वारा। किसके द्वारा? भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के द्वारा। सामान्यतः जो एंटीबॉडी होती है उनके अंदर 5 प्रकार की क्या पाई जाती है? भारी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। जो हल्की वाली होती है वो एक ही होती है, एक या 2 प्रकार की होती है, लेकिन वो इतना ज़्यादा परिवर्तन नहीं लाती हैं। सामान्यतः जो भारी श्रृंखला होती है वो परिवर्तन लाती है, और ये सामान्यतः कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती है। और उसी आधार पर एंटीबॉडी जो है उनके प्रकार होते हैं। एंटीबॉडी के प्रकार की हम बात करें तो एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। इनमें से पहली है IgG। कौन सी है? IgG। IG के बारे में मैंने बताया था। IG का मतलब क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन। और ये जो G है, G4 होता है गामा। इसका क्या मतलब होता है? गामा। मतलब कि इसके अंदर जो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है उसका क्या नाम होता है? गामा होता है। दूसरी एंटीबॉडी होती है IgM। IgM इम्यूनोग्लोबुलिन। M किसको रिप्रेजेंट करेगा? एंटीबॉडी में पाई जाने वाली भारी श्रृंखला को। M का मतलब होता है म्यू। इसका क्या मतलब होता है? म्यू। गामा इस तरीके से इसको लिखते हैं, म्यू को इस तरीके से लिखा जाता है। तीसरी जो एंटीबॉडी होती है वो IgA। IgA। A फॉर अल्फा। A फॉर अल्फा। अल्फा क्या होती है? IgA में पाई जाने वाली भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, और अल्फा का जो साइन होता है वो इस तरीके से होता है। फिर आता है D। चौथी जो है एंटीबॉडी IgD होती है, और इसके अंदर जो भारी श्रृंखला होती है वो कौन सी होती है? डेल्टा। कौन सी होती है? डेल्टा। इसको इस तरीके से लिखेंगे। और पांचवी जो है वो है एंटीबॉडी कौन सी? IgE। E फॉर एप्सिलॉन। क्या होता है? एप्सिलॉन। ई का मतलब क्या होता है? एप्सिलॉन। और इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है। ओके, तो ये 5 प्रकार की क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी सामान्यतः उपस्थित होती है। अब देखो 5 प्रकार की एंटीबॉडी में हम बात करें IgA के बारे में, इनकी संरचनाओं के बारे में। यहां पर अगर हम किस किस को छोड़ दें? IgM को और IgA को। इन 2 एंटीबॉडी के अलावा तीनों एंटीबॉडी IgG, D और E ये सामान्यतः कैसी पाई जाती है? एकलक के रूप में ही पाई जाती है। मतलब एक ही अणु एक साथ इनमें उपस्थित होता है। जबकि जो IgA होता है, कौन सी एंटीबॉडी? IgA एंटीबॉडी। इसमें क्या होता है कि 2 जो अणु होते हैं, एंटीबॉडी के 2 अणु जो होते हैं वो आपस में क्या रहते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। यहां पर एक तो ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाई शेप, और ये भी कैसा है? वाई शेप। जस्ट इसको मैंने क्या बना दिया? उल्टा। अब ये दोनों जो है एक बॉन्ड की सहायता से क्या रहते हैं? जुड़े हुए रहते हैं, और एक इसका निर्माण करते हैं, एक द्विलक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो मतलब द्विलक, कौन सी एंटीबॉडी द्विलक के रूप में पाई जाती है? IgA एंटीबॉडी द्विलक के रूप में पाई जाती है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी के कितने अणु आपस में जुड़े रहते हैं? 2 जो अणु होते हैं वो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। ओके, इसी तरीके से IgM जो होता है वो किस रूप में पाई जाती है? पेंटामेरिक फॉर्म में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है? पेंटामेरिक, पंचलक, पेंटामेरिक। मतलब 5 जो है अणु वो आपस में जुड़े रहते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 अणु जो है आपस में क्या होते हैं? इस तरीके से जुड़े रहते हैं। एंटीबॉडी के 5 अणु ये बॉन्ड की सहायता से जुड़े होंगे। तो यहां पर ये पंचलक के रूप में कौन सी एंटीबॉडी होती है? ये IgM एंटीबॉडी। ये इनकी खास बात होती है। ओके, IgA के लिए क्या याद रखना है कि IgA एंटीबॉडी जो होती है एक द्विलक के रूप में पाई जाती है। और कहां पर ये सामान्यतः उपस्थित होती है? IgA एंटीबॉडी जो शरीर के मुख्य रूप से स्राव होते हैं, जैसे अश्रु हो गए, आंसू। IgA कहाँ पाई जाती है?
आंसुओं के अंदर पाई जाती है, दुग्ध के अंदर पाई जाती है। मैंने एक उदाहरण दिया था प्रतिरक्षा के अंदर जो है निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण दिया था, प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण दिया था। तो वहाँ पर जो है माँ के द्वारा जब बच्चे को दूध पिलाया जाता है तो उस दूध के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgA एंटीबॉडी होती है जो बच्चे को प्रतिरक्षा उपलब्ध करवाती है। आंसुओं के अंदर मुख्य रूप से ये जो तरल पदार्थ जो स्रावित हमारे शरीर के द्वारा जो स्रावित किए जाते हैं उनके अंदर ये IgA एंटीबॉडी होती है और ये द्विलक के रूप में पाई जाती है। ओके, इसके अलावा जैसे IgG की हम बात करें तो IgG एंटीबॉडी ये एकमात्र ऐसी एंटीबॉडी है, एकमात्र एंटीबॉडी जो किसको पार कर सकती है? प्लेसेंटा को। किसको पार कर सकती है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बताया था मैंने पिछली क्लास में, प्लेसेंटा माँ और बच्चे के बीच में गर्भावस्था के दौरान एक उत्तकीय संबंध होता है जिसके द्वारा बच्चे को क्या मिलता रहता है? माँ के शरीर से पोषण मिलता रहता है। इस प्लेसेंटा को इन पांचों में से केवल कौन सी एंटीबॉडी पार करके जा सकती है बच्चे के शरीर में? IgG एंटीबॉडी। M, A, D और E एंटीबॉडी मां के शरीर से बच्चे में प्लेसेंटा के द्वारा नहीं जा सकती हैं। केवल कौन सी एंटीबॉडी जा सकती है? IgG एंटीबॉडी मां के शरीर से प्लेसेंटा से होते हुए बच्चे के शरीर में जा सकती है और वहां जाकर ये बच्चे को क्या देती है? प्रतिरक्षा देती है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। तो मां से जो है दो प्रकार से बच्चे को मिलती है एंटीबॉडी, एक तो दूध के माध्यम से IgA और एक प्लेसेंटा के द्वारा कौन सी क्रॉस होकर जा सकती है? IgG एंटीबॉडी। M एंटीबॉडी एक ऐसी एंटीबॉडी होती है कि हमारे शरीर में जन्म के बाद हमारे शरीर में जब भी कोई एंटीजन प्रवेश करेगा तो सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाली एंटीबॉडी है ये, सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाली एंटीबॉडी। सीधे सीधे यहां से एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। हमारे शरीर में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाली एंटीबॉडी कौन सी होती है? IgM। प्लेसेंटा को कौन सी एंटीबॉडी पार कर सकती है? IgG। दुग्ध के अंदर कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? IgA एंटीबॉडी पाई जाती है। इनमें से बाहरी श्रृंखलाओं के नाम पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो IgM जो है सर्वप्रथम जो है उत्पन्न होती है। इसके अलावा जैसे हम बात करें IgG का उत्पादन भी जो है किसके बाद में होता है? IgM के बाद में। जन्म के बाद की बात कर रहे हैं। जन्म से पहले तो जो है IgG बच्चे को डायरेक्टली किससे मिल जाती है? माता से प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा एक और एंटीबॉडी IgD का कोई स्पेसिफिक जो है फंक्शन पता नहीं है। IgE जो है सामान्यतः किससे रिलेटेड होती है? जो एलर्जिक रिएक्शंस होती है, एलर्जी वाली जो अभिक्रियाएं होती है उनसे संबंधित होती है कौन सी एंटीबॉडी? IgE एंटीबॉडी। और ये जो है सामान्यतः किनसे क्रिया करती है? बेसोफिल और मास्ट सेल, दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक तो होती है बेसोफिल और दूसरी होती है मास्ट कोशिका। मास्ट कोशिका, ये दोनों कोशिकाएं किस लिए उत्तरदायी होती हैं? एलर्जी के लिए उत्तरदायी होती है, क्योंकि ये जब सक्रिय होती है या इनको उद्दीपन मिलता है तो ये विशेष प्रकार के जो है रसायन उत्पन्न करती है जो हमारे शरीर में क्या उत्पन्न करता है? एलर्जी उत्पन्न करता है। तो ये एलर्जी से संबंधित या यहाँ पर जो सक्रियण होता है वो कौन सी एंटीबॉडी का होता है? IgE एंटीबॉडी का होता है। डी का कोई अभी स्पेसिफिक फंक्शन ऐसा कुछ पता है नहीं। तो यहाँ पर सीधा पूछा जाता है कि एलर्जिक या एलर्जी क्रियाओं से संबंधित एंटीबॉडी कौन सी होती है? IgE। ए दुग्ध में पाई जाती है, M सर्वप्रथम उत्पन्न होती है, G किसको पार कर सकती है? प्लेसेंटा को पार कर सकती है। तो ये हो गया हमारे किसकी संरचना? एंटीबॉडी की संरचना के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रक्त समूह। रक्त समूह से पहले जो है किस तरीके से, देखो जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, उपार्जित प्रतिरक्षा किस तरीके से कार्य करती है? उपार्जित प्रतिरक्षा के कार्य करने का जो तरीका होता है वो स्वाभाविक प्रतिरक्षा की तुलना में थोड़ा अलग होता है। सबसे पहले तो जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है उसका ये कार्य होता है कि वो अपने और पराये में क्या कर सके? विभेद कर सके।
क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के अणु हम भोजन के रूप में भी उपयोग में लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के जो अणु होते हैं, जो दूसरा अगर रक्त समूह हम शरीर के अंदर किसी व्यक्ति के चढ़ा रहे हैं तो वो भी कार्बोहाइड्रेट के अणु होते हैं। अब उन दोनों में डिफरेंशिएट करना कि कौन सा तो उस शरीर के अंदर सेट हो सकता है या उस शरीर के जैसा ही अणु है और कौन सा अलग है, तो सबसे पहला काम होता है उपार्जित प्रतिरक्षा का कि अपने और पराये में क्या करना, विभेद करना, उनको पहचानना। पहचानने के बाद में जैसे ही बाहरी कोई भी जो है एंटीजन को वो आइडेंटिफाई करती है तो तुरंत वो क्या करती है, फिर जो उपार्जित प्रतिरक्षा की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें सबसे पहले जैसे बी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं उनको क्या करती है, सक्रिय करती है, और सक्रिय करके उसको किस में बदलेगी, प्लाज्मा कोशिका में, ताकि वो क्या उत्पन्न कर सके, एंटीबॉडी उत्पन्न कर सके। और वो एंटीबॉडी फिर, ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप के अंदर देखो पहला जो स्टेप है उसके अंदर तो क्या है, अपने और पराये में क्या करना, विभेद करना। दूसरी स्टेप में बी लिम्फोसाइट को क्या करना, सक्रिय करना। तीसरी स्टेप के अंदर बी लिम्फोसाइट सक्रिय होकर प्लाज्मा और स्मृति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, और जो प्लाज्मा कोशिकाएं होती है वो किसका निर्माण करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। और उसके बाद में एंटीबॉडी एंटीजन के साथ में मिलकर या उसको अपने साथ में जोड़कर उसको नष्ट करने का कार्य करती है। तो 4 स्टेप समझ में आ गए। सबसे पहले तो पहचान करना, बी लिम्फोसाइट का सक्रियण होना, प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होना, और फिर एंटीबॉडी के द्वारा एंटीजन को क्या करना, नष्ट करना। ये किसकी क्रियाविधि है, उपार्जित प्रतिरक्षा की क्रियाविधि है। तो आज के टॉपिक के अंदर हमारे ये एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे रक्त के बारे में और रक्त समूह के बारे में। ओके, थैंक यू।